1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स का इंतजार अब खत्म हो गया है। सरकार ने एड्स पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। टीओआर यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी जारी कर दिए गए हैं। हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए आज हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, जो कि हैं ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट। मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज तक थैंक पर यू, आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद निधि जी। मंजीत जी, 10 महीने से इंतजार चल रहा था, घोषणा हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ अपडेट जो है वो निकलकर सामने नहीं आ रहा था। लेकिन अब सरकार ने गठन कर दिया है, कमिटी बना दी है, नाम अनाउंस कर दिए हैं, टीओआर दे दिए हैं। क्या है टीओआर? पहले वो समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिटमेंट फैक्टर जैसी विषयों पर भी हम बात करेंगे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है और आखिर इन 18 महीनों में आगे सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो, तमाम विषय हो, क्या कुछ विषयों पर गौर किया जाना है? निधि जी, बेसिकली जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, बेसिकली जो पे कमीशन है, वो पे कमीशन एम्प्लॉइज़ के बहुत सारे विषय होते हैं। ट्रांसफ़र है, पोस्टिंग है और मेडिकल की सुविधाएँ हैं और प्रमोशंस हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, वो बेसिकली इसके सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करती हैं कि आखिर कर्मचारियों के कौन-कौन से जो मुद्दे हैं, वो इस पे कमीशन में शामिल किए जाएँगे। तो बेसिकली ये मई 2025 में जो एनसीजेसीएम है, हुँ। जेसीएम के थ्रू ये ऑलमोस्ट 15 टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दे दिए गए थे, जिनको कल भारत की सरकार ने जो जिसे हम कैबिनेट कहते हैं, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए हैं। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, जो कमीशन बना है, वो इन्हीं 15 टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के ऊपर जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एसोसिएशंस हैं या मान्यता प्राप्त यूनियंस हैं, उनके साथ इन मुद्दों पर डिस्कशन होंगे और जो भी उसके रिज़ॉल्यूशन है, वो सजेशंस के रूप में कमिटी उसको रिकमेंड करेगी। लेकिन अभी भी काफ़ी वक़्त लगेगा, क्योंकि जी। अभी गठन हुआ है 18 महीने बाद। अगर इस टाइमलाइन पर हम गौर करें, जनवरी में घोषणा होती है और फिर अब अक्टूबर आ गया है, अक्टूबर में सरकार टीओआर देती है, जी। जारी करती है। 18 महीने अभी और लग जाएँगे, पैसे जेब में कब आ पाएँगे? बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही है हमारी सरकार। हुँ। जब 16 जनवरी को माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने इसका अनाउंस किया था, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था और उसके बाद हमारी मुलाकात डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो कि पेंशन के मिनिस्टर हैं, हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए गए हुए थे फ़रवरी में। तो माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का खुद कहना था कि इस बार हमारी सरकार आप लोगों को समय से पे कमीशन का लाभ दे देगी। उन्होंने ये बात अपने मुँह से कही कि 1 जनवरी 2026 को बिना डिले हुए पे कमीशन का बेनिफिट आप सारे लोगों को और पेंशनर्स को मिल जाएगा। लेकिन अभी 10 महीने तक सरकार ने केवल एक ही काम किया 10 महीनों में और वो है पेंशन जो पे कमीशन है, उसके ऑफ़िस सेटअप के लिए 3 बार विज्ञापन की जो डेट है उसको एक्सटेंड करी। हम लोग लगातार इस बीच डिमांड करते रहे, एजिटेशनल प्रोग्राम करते रहे। अभी 1 अक्टूबर को भी हमने पूरे देश के 100 शहरों से एक साथ हज़ारों की तादाद में बैलून छोड़ कर के भारत सरकार से गुज़ारिश की थी कि आपने पे कमीशन के ऊपर वादा किया था, वो वादा आपका कहाँ गया है? फिर 7 अक्टूबर को हम लोगों को एक बार पेंशन सेक्रेटरी साहब ने मिलने के लिए भी बुलाया। हालाँकि उस पर मेन जो मुद्दा था वो यूपीएस था। यूपीएस और ओपीएस की जो डिमांड थी। लेकिन उसमें भी हम लोगों ने पे कमीशन के वादे को सरकार को याद दिलाया। ख़ैर अब 10 महीने के बाद सही सरकार ने कल जो है जितने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं उनको अप्रूव कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी जो लेट लतीफ़ी हो गई, भले ही वो चुनाव की वजह से रही हो या कोई और वजह हो, लेकिन आगे जो काम है सरकार को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं लोगों को समय से मिल पाएगा, क्योंकि समय से मिलने की तो अब संभावना बची नहीं है। 18 महीने सरकार खुद ही कह रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2027 के मिड में गवर्नमेंट खुद कह रही है कि पे कमीशन अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगा। आमतौर पर होता क्या है कि पे कमीशन जब भी काम करता है, वो 18 महीने की बजाय 24 महीने, 26 महीने लेता ही लेता है। फिर वो रिपोर्ट सबमिट करता है, रिकमेंडेशन देता है, फिर कैबिनेट उसको अप्रूव करती है, कौन-कौन सी रिकमेंडेशन को मानना है, किसको नहीं मानना है। फिर वहाँ पर भी क्या होता है कि कर्मचारी और सरकार के बीच एक कोलिज़न स्टार्ट होता है कि तमाम सारे मुद्दों पर एम्प्लॉइज़ नहीं मानते हैं, तो फिर एक डिस्कशन का दौर चलता है, आर्बिट्रेशन का दौर चलता है, तब जाकर के बहुत सारी चीज़ें फाइनल हो पाती हैं। वक़्त तो कितना लगेगा? आप जेब में देखिए पैसा कब आएगा, जो मेरा मुख्य सवाल देखिए था? सरकार अगर चाहे, सरकार की अगर मंशा
विल पावर ठीक रहे तो 200 दिन में सरकार पे कमीशन की रिकमेंडेशन को ले सकती है। 200 दिन सफिशिएंट है, क्योंकि पहले का ज़माना जैसा था कि ऑनलाइन सुविधाएं नहीं थी, ऑनलाइन डिस्कशंस नहीं होते थे। अभी आज के टाइम पर ऑनलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ तमिलनाडु और चेन्नई पे कमीशन जाए। पे कमीशन को बात करना है, अपने ऑफिस में उन लोगों को बुलाए, टाइम दे, उनके साथ डिस्कशन करें उन मुद्दों को, और जिनसे मीटिंग की ज़रूरत हो लाइव कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, तमाम प्लेटफार्म है। तो अगर सरकार इस स्पीड को मेंटेन करे ठीक से तो 200 दिन में पे कमीशन अपनी रिपोर्ट बना सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर एक एवरेज टाइम लिया जाए तो अब मुझे ऐसा लगता है कि 2026 के अंत से पहले कुछ पॉसिबल नहीं है। 2026 के अगर अंत में भी देती है तो सरकार कर्मचारियों को कम से कम एचआरए का 12 महीने का नुकसान होगा। पहले ही 18 महीने का डीए हमारा एरियर सरकार के पास है, वो देना नहीं चाह रही है, और इधर 12 महीने का अगर एचआरए का नुकसान होता है तो ये बड़ा नुकसान होगा कर्मचारियों का। तो हमारी गुजारिश भी यही है सरकार से कि इसको 200 से 220 दिन में इस पूरे प्रोजेक्ट को सम अप करे और 220 दिन में पे कमीशन पूरा अपना काम करे, रिपोर्ट सरकार को सौंपे। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इस बार पे मैट्रिक्स को रीस्ट्रक्चर करना है, एक नए फिटमेंट फैक्टर को लाना है और पूरी पे मैट्रिक्स को बदलना है। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें बहुत लंबा काम है, लेकिन अगर सरकार चुनाव के मद्देनज़र सारे काम करेगी कि बिहार का चुनाव है तो उसमें पे कमीशन गठित किया जाएगा आधिकारिक तौर पर, फिर 2027 में अगर यूपी का चुनाव है तो फिर वो पे कमीशन की रिपोर्ट सबमिट होगी, फिर कोई और चुनाव अगर है, अगर इस तरह से सरकार देखेगी तो फिर तो डिले होता जाएगा। लेकिन वाकई ऐसा होता है क्या? दिल्ली चुनाव के आसपास सरकार घोषणा कर देती है, उसके बाद अब बिहार चुनाव में वोटिंग को 1 हफ्ता बचा है, तो 8th पे कमीशन के टीओआर जारी कर दिए जाते हैं, बताया जाता है कि काम चल रहा है, कमेटी बन गई है। देखिए 10 महीने में सरकार जिस तरह से चली है, हुँ। जिसे बार-बार मैं कहता हूँ कि मेरा एक आरोप रहता है कि बुलेट ट्रेन की शायद स्पीड इनकी यही है, तो उस हिसाब से तो 2029 में जब लोकसभा के चुनाव आएँगे, तब जाकर के कहीं सरकार पे कमीशन की रिपोर्ट्स को स्वीकार करके एक नया फिटमेंट फैक्टर जारी कर नहीं, ये पाएगी। बात हम व्यंग में कह रहे हैं, असलियत में तो कहीं ऐसी तस्वीर नहीं देखने नहीं, को नहीं, मिली। बिल्कुल ऐसी तस्वीर दिख रही है मैडम। देखिए, आप सोचिए कि 16 जनवरी से लेकर के 16 अक्टूबर निकल गया, 10 महीने होते हैं इस बीच में। 10 महीने में आप केवल और केवल 8th पे कमीशन के लिए 35 लोगों के सिलेक्शन कर पाए, जिनको आपको डेपुटेशन बेस पे रखना था। ऐसा नहीं था कि कोई विज्ञापन नया निकालना था, नए लोगों को भर्ती करना था, सारे एक्सपीरियंस लोगों को लेना था। और जब तक कि बिहार के चुनाव शुरू नहीं हो गए, मतलब कि आचार संहिता लग नहीं गई, तब तक अगर सरकार ने पे कमीशन का गठन नहीं किया। इस बीच हमने कई प्रोग्राम किए, बहुत सारे मीडिया जो है प्लेटफार्म्स पर भी इस मुद्दे को उठाया कि पे कमीशन कर्मचारी के लिए बहुत बहुत ज्वलंत मुद्दा है। सोने का रेट आप देख रहे भागता हुआ जा रहा है, 1,25,000 पार कर गया, और कर्मचारियों की सैलरी अभी पिछले 10 साल में वो कछुए की स्पीड से चल रही है। तो बहुत एक मतलब जो है वेरिएशन हो गया बीच में। तो ये इस तरह से जब आया है जिस वक्त, तो वो एलिगेशन लगने स्वाभाविक है, और आगे आने वाले समय में अगर सरकार की स्पीड स्लो रहती है तो ये एलिगेशन लगेंगे सरकार पर। अच्छा, सरकार ने जो कहा उसमें ये भी कहा कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा। इसका क्या मायना हम समझे कि एरियर्स जो हैं वो तब से मिलेंगे उस तारीख से? देखिए, सरकार लागू कभी भी करे, कर्मचारी को सारे एरियर, एचआरए का एरियर सरकार देती नहीं है, आमतौर पर यही परंपरा रही है। लेकिन जो बेसिक जो कन्वर्ट हो जाएगी, जो चेंज हो जाएगी, तो वो 1 जनवरी 2026 से ही वर्किंग कर्मचारी और जो पेंशनर्स हैं, दोनों को मिलना वहीं से है। सरकार डिले कर सकती है, लेकिन देना उसको 1 जनवरी 2026 से ही पड़ेगा। तो हम तो यही कहेंगे कि जितना कम डिले होगा उतना कम एरियर बनेगा और सरकार को भी उतनी कम तकलीफ होगी। तो देना जब 1 जनवरी 2026 से, तो इस स्पीड को बढ़ा दिया जाए। 27 में अगर सरकार को बेनिफिट लेना भी है तो सरकार ले, 26 में दे दे, सरकार बेनिफिट ले ले। कर्मचारी तो पार्टी से डिमांड थोड़ी करते, कर्मचारी तो भारत की सरकार से डिमांड कर रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ कितने हैं? 32 लाख तो टोटल एम्प्लॉई हैं, पूरे देश में स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं। तो सरकार को इस मामले में सोचना पड़ेगा कि इस स्पीड को थोड़ा ठीक करे और समय से लोगों को पे कमीशन का लाभ मिले। आपने काफी बार सरकार का जिक्र किया, आपकी मुलाकात हुई सरकार से इन दिनों? देखिए, अभी मेरी 7 अक्टूबर को आधिकारिक एक बैठक हुई थी, वो पेंशन सेक्रेटरी साहब के साथ हुई थी। 1 अक्टूबर को हमने पूरे देश के 100 शहरों से बैलून छोड़ करके हज़ारों की तादाद में सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की। फिर 26 अक्टूबर को हमने अभी एक ट्विटर पे कैंपेन चलाया, पेंशन प्लस पे कमीशन को लेकर के। तो 7 अक्टूबर को जो बैठक हुई,
वो बेसिकली पेंशन के ऊपर था। लेकिन हमने फिर भी पे कमीशन के मुद्दे को उसमें डाला, उन तक अपनी बात को पहुँचाया कि सरकार वादा करके भूल गई है। सरकार को याद नहीं है, वो कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। कर्मचारी परेशान हैं, रोज़ एजिटेशन कर रहे हैं और 9 नवंबर को हमने रैली भी रखी हुई है इसी चक्कर में कि ध्यान दिलाएँ सरकार का। अब तो ख़ैर उन्होंने कल जो है ऐलान कर दिया कि इसका गठन हो गया है, तो पे कमीशन के मुद्दे की अब बात करना ठीक नहीं होगा। लेकिन अभी हमारा जो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है, उस पर हम बात करेंगे और वो जंतर-मंतर के गलियारों पर उतर कर सरकार के सामने अपना विरोध प्रदर्शन दिखाएँगे। जी, जी, पेंशन के विषय पर जी, आगे हम भी इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं फिटमेंट फैक्टर पर जानना चाहती हूँ क्योंकि जी। अब गठन हो गया है, सबकी निगाहें इस पर है कि फिटमेंट फैक्टर कैसे तय होगा, कितना होगा, कमिटी कैसे उस पर फाइनल निर्णय लेगी? जी। समझाएँगे आप? आपकी माँग क्या है? पहले आप वो बताइए फिटमेंट देखिए, फैक्टर को लेकर आपकी माँग। हमारी जो डिमांड है पूरे देश के कर्मचारी इस समय इस बात से परेशान हैं कि पिछले 10 सालों में डीए बहुत स्लो बढ़ा है। दूसरी बात, जब 7वां पे कमीशन आया था उसमें एक एक बात की तस्दीक की गई थी कि जब 50% डीए हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा। तो 50% डीए हुए तकरीबन 1 साल होने वाला है। अगर मैं इसको कहूँ कि 1 साल पहले अगर 50% डीए को मर्ज कर दिया जाता, तो हमें कम से कम 10 से 12% सैलरी का इज़ाफ़ा मिल जाता। तो 10 से 12% का हमें हर महीने पहले से नुकसान हो रहा है। पहली तो सबसे यही महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये है कि इन्फ्लेशन के देखते हुए हमारी सैलरीज़ बहुत पिछड़ चुकी हैं। अगर मैं लेवल 1 से लेवल 5 तक के कर्मचारियों की बात करूँ, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। लेवल 6 से लेकर के लेवल 18 तक तो फिर भी कुछ गनीमत है, लेकिन लेवल 1 से लेवल 5 तक बहुत हालत ख़राब है। उनकी सैलरी ऐसे समझिए कि अगर कोई लेवल 1 पे आज नौकरी कर रहा है, तो 18,000 रुपए बेसिक सैलरी वाला और 58% अगर हम उसके डियरनेस अलाउंस को देखें तो मुश्किल से 34-35 हज़ार रुपये उसको सैलरी मिलता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे महानगरों में रहने के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, घर बनाने के लिए और लिविंग स्टैंडर्ड पर खर्च करने के लिए 34,000 रुपये नाकाफ़ी होते हैं। फिर वो सेविंग कहाँ से आएगी? मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर कहाँ से खर्च करेगा? भारत सरकार एचडीआई की बात करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करती है। सैलरी जितनी बुरी होंगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहाँ से आएगा? तो जो हम लोगों की जो डिमांड है, इन सारे सिनेरियोज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सरकार थोड़ा कंजूस है। कर्मचारियों को देने के मामले में कंजूसी सबसे पहले सामने आ जाती है। तो भी हम ये मान के चलते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम 2.64 का फिटमेंट फैक्टर एक सफिशिएंट, एक तर्कसंगत और जस्टिफाइड फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। जबकि 2.64 में हम जो बेनिफिट माँग रहे हैं वो 20% से ज़्यादा नहीं माँग रहे हैं। हुँ, हम मुश्किल से 20% का ग्रोथ फैक्टर माँग रहे हैं क्योंकि 1.98 का तो 2028 में ऑलरेडी ड्यू होगा। मतलब अगर डीए को ही हम मर्ज कर दें और 20% का ग्रोथ लें, तो वो 1.98 तो ऑलरेडी बैठेगा। और हमारी जो सबसे मेन डिमांड है, वो है फैमिली यूनिट्स को बढ़ाने की। अभी तक क्या है कि 7th पे कमीशन में सरकार ने 3 यूनिट्स को एक फैमिली माना था। 3 यूनिट्स में थे स्पाउस हो गए, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ हो गए और आधा-आधा यूनिट के 2 बच्चे हो गए। तो 3 यूनिट की एक फैमिली थी। अभी हमारी डिमांड है 3 यूनिट को बढ़ा करके, क्योंकि भारत क्या है कि अभी तक का जो 10 साल पहले का अगर आप सिनेरियो देखते हैं, तो उसमें नौजवानों की संख्या भारत में ज़्यादा है, बच्चों की भी संख्या ज़्यादा है, बुज़ुर्गों की संख्या कम है। अभी हम जिस भारत में रह रहे हैं, यहाँ पर बुज़ुर्गों की संख्या बढ़ रही है और जो सबसे प्रोमिनेंट फिगर है, वो 40 साल से लेकर के 52-53 साल तक के लोगों का है। उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। आप किसी भी ऑफ़िस में देख लीजिए, वो लगभग 40 साल के आस-पास, 40 साल से कुछ ज़्यादा, कुछ कम। इनका इनका जो रेशियो है सबसे ज़्यादा है। तो उनके मदर फादर भी हैं उनके साथ में, तो सरकार अगर फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ा कर के 5 करती है, अगर हमारी जो डिमांड है उस पर विचार करती है, तो हमारा फिटमेंट फैक्टर वो तकरीबन 2.64 जाना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। अभी सरकार का एक अलग है ट्रेंड, सरकार अभी 3.6 की बात कर रही है, 4 भी नहीं कह रही है बल्कि वो 3.6 कह रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो 3 से बढ़ कर के 5 तक जाए। जी। लेकिन आप जितनी माँग कर रहे हैं फिटमेंट फैक्टर की, उस हिसाब से सैलरी का अगर एक आकलन समझने की हम कोशिश करें, कितनी हो जाएगी? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अनुमान फिटमेंट फैक्टर पर लगाए गए। ये कहा जी। गया कि 18 की सैलरी 51 हो जाएगी, लाख पार सैलरी हो जाएगी, ऐसे अलग-अलग आकलन
देखने को मिल रहे हैं अलग-अलग एजेंसीज की तरफ से। जी। आपका जो मांग है, उसके मुताबिक सैलरी कितनी हो जाएगी अगर आपका फिटमेंट फैक्टर मान जी, लिया जाए? जी, जी। देखिए निधि जी कि मैं सबसे निचले स्तर पे काम करने वाले लेवल 1 कर्मचारी की बात कर रहा हूँ। जो अगर आज नौकरी जॉइन करता है तो उसको 18,000 रुपए बेसिक मिलेगा। अगर हम 2.64 मल्टिप्लिकेशन फैक्टर या फिटमेंट फैक्टर से हम उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो वो 47,620 रुपए के आसपास हुँ। बेसिक सैलरी उसकी बन सकती है। तो हालाँकि हमारी डिमांड तो उसकी 52,000 की थी कि कम से कम 52,000 की बेसिक सैलरी से स्टार्टिंग होनी चाहिए। लेकिन 47,000 अगर 620 रुपए से शुरुआत होती है तो वो एक बेहतर मतलब जो है पे लेवल 1 हो सकता है। तो हमारी डिमांड तो 2.64 की ही रहेगी। अब सरकार कितनी आती है तो हम तो इससे ऊपर की दलीलें भी रखेंगे कि क्या-क्या है कि हमारे जो ट्रेंड में जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में आमूल-चूल परिवर्तन हो गया। अभी तक हम पेट्रोल, सीएनजी, डीज़ल इनसे ट्रैवल करते थे। अभी पूरी शिफ्टिंग चली गई है जिसको हम बैटरी या इलेक्ट्रिक कहते हैं। वहाँ 40% वैसे ही महँगाई बढ़ गई है। तो अगर उसको भी इंडोर्स करती है सरकार तो वो फिटमेंट फैक्टर 2.64 से भी बढ़कर के कहीं ऊपर जाएगा। लेकिन जो और माँगे हैं, जैसे कई एजेंसियों के भी दावे हैं कि 3.86 तक भी फिटमेंट फैक्टर जा सकता है। लेकिन क्या उसमें कोई सच्चाई या वो फ़ीज़िबल भी है या नहीं, वो सिर्फ़ हवा-हवाई बात है, क्लिकबेट बात है? देखिए ये तो 3.86 या ये इसे मैं कहूँगा कि पब्लिक को सेंसिटाइज़ करना सबको अच्छा-अच्छा अगर कुछ बोला जाए तो वो बढ़िया ही फ़ील कराता है। तो इस बात में कोई दम है नहीं कि 3 पॉइंट समथिंग लेकिन ये है कि 2.64 जिसकी मैं बात हुँ। कर रहा हूँ, ये रीज़नेबल और मिनिमम जो वैलिड फिटमेंट फैक्टर हो सकता है जिससे मुझे लगता है कि सरकार को इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। वो मेरी नज़र में नहीं है लेकिन मैं तो कहूँगा अगर सरकार देने पे आए तो 10 का फिटमेंट फैक्टर दे दे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। तो 3.84 हम क्यों कहें, हम तो 4.0 ही कह लें फिर उसको। इन बातों में कोई दम मुझे नज़र नहीं आती है। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो 2.64 मिनिमम का है, मैं अभी मैक्सिमम इसको नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मिनिमम का कह रहा हूँ। जी। ये देर से वेतन आयोग जिसका इंतजार जो है वो जनवरी से किया जा रहा था वो अक्टूबर में कम से कम उसकी घोषणा तो हो गई। तो इस वेतन आयोग को लेकर क्या अपेक्षाएं हैं अब आपकी? क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि 10 साल में ना चीज़ें बहुत बदल गई, सरकार बदल गई, समय बदल गया, इकोनॉमी बदल गई, खर्चे बढ़ गए। तो अब क्या उम्मीद है? क्या चाहते क्या हैं आप? नहीं, सरकार 10 साल में नहीं बदली है, सरकार तो अभी वही है जो 10 साल पहले जी, थी। दो 7वें वेतन आयोग के समय में तो जी। दूसरी सरकार थी। हाँ, नहीं 2016 में जब पे कमीशन आया था तो बेसिकली पे कमीशन का गठन पिछली सरकार ने किया था, लेकिन पे कमीशन लागू इन्हीं की सरकार में हुआ। जी, वही। 2014 में माननीय मोदी जी आ चुके थे। अब की बार मोदी सरकार की लहर लेकर के वो आ चुके थे और पूरे देश की उम्मीदें थी उनसे। लेकिन जब वो आए तो फिटमेंट फैक्टर जो ग्रोथ फैक्टर था हमारा वो बमुश्किल करीब-करीब 24% के आसपास रहा। अभी मोदी जी के टाइम पर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया के हम सबसे बड़े नंबर 1 पर मैन पावर के मामले में मतलब मानव संसाधन के रूप में हम नंबर 1 पर हैं। वहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तमाम उतार-चढ़ाव आए हैं लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और 2047 तक भारत को एक फुल्ली डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमी के तौर पर देखा भी जा रहा है। और उसमें एक बहुत छोटा-सा वर्ग है कर्मचारी, वो लेस देन 1% है। 140 करोड़ लोगों में से हम 1 करोड़ तब होते हैं जब पेंशनर्स और वर्किंग एम्प्लॉइज़ मिला देते हैं। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को अलग कर देते हैं, तो महज़ 32 लाख वर्किंग एम्प्लॉइज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बल्कि उससे भी कम है। तो इस मामले में एक बहुत छोटा नंबर है सरकार के पास इकोनॉमी को देखते हुए। अभी एक अगर आपको न्यूज़ ध्यान हो थोड़े दिन पहले भारत सरकार ने कहा उसके पास 95,000 करोड़ रुपए के ऐसे एसेट्स हैं जो उसकी मतलब जो है असम्पशन से ज़्यादा आ गए उसके पास और हमारा 18 महीने का डीए का एरियर बकाया है, वो देना नहीं चाह रही है। हमारा 12,000 करोड़ रुपए 12,000 करोड़ मोर देन 12,000 करोड़ रुपीज़ एवरी मंथ हम लोगों की जेब से निकल करके एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई में इन्वेस्ट हो रहा है हर महीने, जिसकी वजह से ट्रंप साहब चाहे जितना चिल्ला लें लेकिन हमारा शेयर मार्केट बहुत नीचे नहीं आ रहा है, वो स्टेबल है, सेफ कंडीशन में है। तो 15 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हम लोग कर चुके हैं, पेंशन के नाम पर।
तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग तो बहुत छोटा-सा डिमांड किए हैं कि वो हमें कम से कम 2.64 का फिटमेंट फैक्टर दे दिया जाए, ताकि हमारा जो निचला कर्मचारी है, हम सबसे ऊपर वाले की बात भी नहीं कर रहे, नीचे के कर्मचारी हैं, उनको एक बेहतर राहत मिल जाए। अब उसको देखते हैं कि ये पे कमीशन जब 10 महीने में गठित हो पाया है, तो कैसे काम करता है, किस माइंडसेट के साथ काम करता है। मैडम आई हैं, उनका स्वागत है। कर्मचारियों के साथ पहली बार उनकी बातचीत होगी। अभी तक उन्होंने, अब चूँकि पे कमीशन का चेयरपर्सन हमेशा जो है सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ही बनाया जाता है, क्योंकि उससे न्याय की उम्मीद सब लोग ज़्यादा करते हैं। हमें भी भरोसा है कि जो है मैडम रंजना जी बहुत बेहतर से बेहतर काम करेंगी इस मामले में और कर्मचारियों को न्याय दिलाएँगी। नहीं, तो वही मेरा अगला सवाल ये था कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई से क्या उम्मीद है? और ये जो वेतन आयोग की जब कंसल्टेशन जब शुरू होता है, तो कर्मचारी संगठनों के पास क्या विकल्प होते हैं उनसे बात करने के लिए और अपनी माँगें रखने के लिए? या ये सारा कंसल्टेशन आप सरकार को, कैबिनेट सेक्रेटरी को दे चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता कि जब पे कमीशन जब गठित होता है, तो उसका एक प्रोसीजर है। पे कमीशन प्रॉपर संगठनों से बात करता है, उनके साथ मीटिंग फिक्स होती है और एक शेड्यूल बनता है पूरा। उस शेड्यूल के साथ जो भी मान्यता प्राप्त संगठन हैं, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स के हों, उसके अलावा सेंट्रल पीएसयू के हों, उनके अलावा जो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, उनके हों। इन सभी के साथ बातचीत होती है, उनकी समस्याओं को लेता है पे कमीशन, उन पर डिस्कशन होता है और डिस्कशन के बाद वो अपना एक रिज़ॉल्यूशन तैयार करते हैं। रिज़ॉल्यूशन को वो मतलब जो है रिपोर्ट के रूप में एक तरीके से एक बुक के रूप में तैयार करके फिर बाद में कैबिनेट को हैंड ओवर करते हैं। अब कैबिनेट का फैसला होता है, फिर कैबिनेट उस पर स्टडी करती है कि किस मामले में कौन-कौन सी रिकमेंडेशन दी गई हैं। फिर वो चेक करता है किस पर पॉजिटिव देना है, किस पर नहीं देना है, किसको खारिज कर देना है, किस पर नेगेटिव देना है, किस में कुछ बदलाव के साथ करना है। तो ये काम कैबिनेट के पास रिज़र्व रहता है, मतलब भारत सरकार के पास रिज़र्व रहता है। लेकिन हमें भरोसा है कि पहली बार किसी पे कमीशन की चेयरपर्सन, मतलब एक मैं कहूँगा कि हमारी जो महिला शक्ति की तरफ से आई है, तो भरोसा है कि पहले से कहीं बेहतर न्याय होगा। ये हमें भरोसा है इस पर। हमने सुना है कुछ समय पहले शिव गोपाल मिश्र जी आए थे इसी मंच पर, और वो जब उनसे कंपैरिजन किया पूछा गया था जी, पिछले कुछ वेतन आयोग को लेकर, तो उन्होंने 6th पे कमीशन की बड़ी तारीफ की थी। जी। क्या था 6th पे कमीशन में जो 7th पे कमीशन में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया? ऐसा कोई जी। आपका आइडिया? बात एकदम सही है कि जो 6 देखिए, हम लोग जब नौकरी में आए थे तो 6 पे कमीशन आ गया था उस समय। तो उस पर बहुत स्टडी करने का हम लोगों के पास वक़्त नहीं था। धीरे-धीरे नौकरी में आए, नौकरी की समस्याओं से परिचित होते गए और उनके खिलाफ आवाज़ें उठाते गए, पे कमीशन के भी संपर्क में आए। लेकिन जब 6 पे कमीशन आया था तो सैलरीज़ अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, अकॉर्डिंग टू डियरनेस और अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी बेहतर हुई थी। लेकिन वहीं जब 7th पे कमीशन आया तो मतलब उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था। 6 पे कमीशन में ग्रोथ फैक्टर 50% के आसपास था। 7th पे कमीशन में ग्रोथ फैक्टर मुश्किल से 24% था। तो देखा जाए तो दोनों के फिटमेंट फैक्टर में कम से कम 2 गुने का अंतर था। तो ये बात तो एक माइलस्टोन की तरह है कि कर्मचारी जब तक 6 पे कमीशन से कुछ बेहतर नहीं हो जाएगा, तो वो एक आइडियल स्टेट की तरह, एक नज़ीर की तरह लोगों के सामने रहेगा 6 पे कमीशन। अब इत्तेफ़ाक की बात ये है कि 6 पे कमीशन जब आया था, तो वो सरकार किसी और पार्टी की थी। तो लोग फिर उसको उस नज़र से देखते हैं कि उस पार्टी की सरकार ने कर्मचारियों को कुछ बेहतर दिया था। माननीय मोदी जी तो बहुत बड़े-बड़े फैसले लेते हैं, भरोसा भी है हमको और उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिए भी हैं। पे कमीशन के बारे में भी ये बातें चल रही थी कि गठन होगा ही नहीं, शायद सरकार ऐसे ही दे देगी, बहुत तरह की र्यूमर्स भी उड़ रहे थे। लेकिन गठन हुआ है, मोदी जी बड़े दिल वाले हैं, भरोसा है कि इस बार 6 पे कमीशन से मोदी जी कुछ बेहतर करेंगे, ताकि उसको भी लोग इतिहास की नज़र से देखेंगे, उसको एक माइलस्टोन के रूप में देखेंगे। तो इस बेहतरी में क्या उम्मीद है? जो इस समय 18,000 की मिनिमम मोर सैलरी देन कम 2.64, हम तो सीधा बोलते हैं कि मोर देन 2.64 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। वो अगर है, तो कर्मचारी उसे एक जस्टिफाइड फिटमेंट फैक्टर के रूप में देखेगा, नहीं तो फिर आलोचनाएँ होंगी और फिर वही बात आएगी कि कुछ सरकारें जो कर्मचारियों के वेलफेयर में वाक़ई सोचती हैं और कुछ सरकारें जो केवल बोलती हैं, काम नहीं करती। आप तो बहुत कम बोल रहे हैं। शिव गोपाल जी तो आए थे, उन्होंने तो 3.5 इवन 3.86 पब्लिक जैसा कोई नंबर दिया था पब्लिक उन्होंने। को बड़ा आप तो सुनने बहुत में सस्ते अच्छा में मान लगता है। जाने के आ रहे हैं।
मैं तो जो मेरी समझ है, जो मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, जितना मैंने रिसर्च किया है, मैं उस आधार पर बोल रहा हूँ। महज़ 3000 करोड़ रुपए का डियरनेस एरियर है हमारा 18 महीने का। अगर सरकार वो नहीं दे पा रही है, 4 साल से ज़्यादा हो गए। अगर आप देखिए कि कहीं डियरनेस अलाउंस 3% ना पहुँच जाए, उसे मैनिपुलेशन करके 2.9 पर रोका जाता है ताकि उसे 2% दिया जाए। तो हम ऐसी सरकार से ये उम्मीद करें कि फिटमेंट फैक्टर 3 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब ये खुद को भी धोखा देना है और अपने कर्मचारी साथियों को भी धोखा देना है। पहले हम बड़ी-बड़ी बात करें और जब जब लेकर के आएँ तो वो ऊँट के मुँह में जीरा हो, वो थोड़ा शोभा भी नहीं देता, अच्छा भी नहीं लगता है। तो आप लोग पेंशन ओल्ड पेंशन के लिए भी आप लोग काफ़ी माँग कर रहे हैं और 20 साल से ये माँग चली जा रही है। जी। ओल्ड पेंशन पर तो सरकार किसी तरह से मानने को तैयार नहीं है। तो क्या इस वेतन आयोग में भी इस पर कोई बातचीत होगी? ऐसी कोई डिमांड रखी गई है जी, ओल्ड पेंशन को लेकर? जी, पॉइंट नंबर अगर 5 आप हमारा पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस का, तो उसमें यही है कि एनपीएस शुड बी स्क्रैप्ड एंड ओल्ड पेंशन स्कीम शुड बी रिस्टोर्ड। ये हमारी मतलब जो है 5th सबसे बड़ी डिमांड है। तो सरकार इस पर कुछ बढ़ी है आगे, कुछ स्टेप लिए हैं उसने। 6 अप्रैल 2023 को उसने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, कमेटी का गठन किया। फिर 24 अगस्त 2024 को एक नया पैकेट आया, नया ड्राफ्ट आया जिसे हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहते हैं। उसमें अभी कुछ बड़ी व्यावहारिक कमियाँ हैं, मतलब मैं उसे कहूँगा कि वो बड़ी अव्यावहारिक बातें हैं। अभी हमने 7 अक्टूबर को ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब जो पेंशन के हैं, श्री वी श्रीनिवास जी के साथ इस मसले पे बातचीत की है, उनको अवगत भी कराया है कि जब तक ये व्यावहारिक कमियाँ दूर नहीं होती, तब तक हम लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नहीं जाएँगे। तो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा चल रहा है, वो अगर सॉर्ट आउट नहीं होता है, तो पे कमीशन में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा होगा और उस पर बातचीत उठती रहेगी, तब तक उठती रहेगी जब तक कि उस पर समाधान नहीं निकल नहीं तो आता है। क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस फेल हो गई है? क्योंकि बिल्कुल। सरकार ने तीसरी बार डेडलाइन बढ़ाई है और जो एनपीएस में जो लोग अभी तक एनरोल हैं वो उधर स्विच करने को तैयार नहीं है। नंबर एग्जैक्ट मुझे अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन जो पिछला नंबर था वो तो बहुत ही कम था। देखिए, अभी तक जो गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं, वो ये हैं कि तकरीबन 47,000 कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच किया है। मैं आपको बता दूँ, ये जो 47,000 इसका 90% वो हैं लोग जो रिटायर्ड हैं ऑलरेडी। कोई ग्रामीण डाक सेवक से रिटायर्ड है, कोई रेलवे से रिटायर्ड है, कोई किसी दूसरी जगह से रिटायर्ड है, जो कम नौकरी में आए या कॉन्ट्रैक्चुअल थे, बाद में रेगुलर हो गए, तो 10 ही 15 साल में रिटायर हो गए। इन लोगों की तादाद है, या फिर कुछ ब्यूरोक्रेट्स की है, क्योंकि एक बार उन्होंने पहले से ऑप्शन दे रखा है कि अगर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में चले जाते हो, तो एक बार फिर से आप रिटायरमेंट से पहले एनपीएस में वापस आ सकते हो। तो उन्होंने स्विच कर लिया। आम तौर पर ये पूरी तरीके से फेल हो गई है और जब तक इसमें ये वाले जो बदलाव नहीं किए जाते, जिनकी हमने बात रखी है, वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन और 25 साल की जगह पर 20 साल में 50% पेंशन का प्रावधान और कर्मचारी के अंशदान की ब्याज सहित वापसी। ये जब तक नहीं होता, तब तक तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट करने का कोई सवाल उठता नहीं है। और अगर तीसरी बार भी लोग नहीं ऑप्ट करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है सरकार को इसको रद्द ही करना पड़ेगा और कोई चारा बचेगा नहीं। कुछ कांग्रेस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स जैसे राजस्थान से शुरुआत 2022 में अशोक गहलोत की सरकार ने की थी कि उन्होंने राज्य सरकारों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू कर दी। उसके बाद झारखंड, पंजाब और कई राज्यों में ऐसा हुआ। लेकिन फिर हमने ये सुना कि पीएफआरडीए ने कहा कि जिन कर्मचारियों का एनपीएस में कंट्रीब्यूशन जा चुका है, जी, उसको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ऐसा किया नहीं जा सकता। मतलब राज्यों को उनके हक का जो पेंशन है, जो जी। एनपीएस से कटा हुआ है, वो वापस नहीं मिलेगा। तो फिर ये ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे फिर से शुरू हो सकती है? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम 2 तरह से बहाल हो सकती है। एक है कि एनपीएस को स्क्रैप करके फिर से पुराने वाले सिस्टम को लागू किया जाए। तो वो थोड़ा-सा टेक्निकली अव्यावहारिक है, मतलब उसके पॉसिबल होने के चांसेस बहुत कम हैं। वजह क्या है कि तकरीबन साढ़े 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ये इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज़ में। तो अगर हम मान लीजिए एनपीएस को स्क्रैप करते हैं, तो फिर वो 15 लाख करोड़ जो यूनिट्स की वैल्यू के रूप में है, वो ज़ाहिर-सी बात है डिग्रेड होगा। 1 यूनिट की वैल्यू लगभग आज की डेट में अगर देखा जाए तो 48 रुपए के आसपास है और अगर स्क्रैप कर दिया तो वो 20 और 22 रुपए के आसपास कहीं जाकर के टिकेगी। तो एनपीएस तो स्क्रैप हो जाएगी, उसके साथ-साथ एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई को भी समस्याएँ हो जाएँगी।
कल से उनको 12,000 करोड़ रुपए जो 98,50,000 कर्मचारियों से मिल रहा है हर महीने, वो मिलना भी बंद हो जाएगा। तो एक ये मतलब तकनीकी समस्या है। दूसरी बात ये है कि सिस्टम को स्क्रैप किए बिना ओल्ड पेंशन स्कीम को कैसे बहाल किया जा सकता है। ये बहुत आसान है, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सरकार ने एनपीएस में ही एक व्यवस्था कर रखी है कि अगर किसी कर्मचारी की डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है व्हाइल इन सर्विस, सेवा काल के दौरान, तो उसको जो उसका अंशदान था, जितना भी कंट्रीब्यूशन था, वो ब्याज सहित उसको वापस कर दिया जाएगा और 50% यानी कि ओपीएस वाली पेंशन दे दी जाएगी। सरकार अपना वाला हिस्सा वापस ले लेगी, सरकार के खाते में चला जाएगा। अब एनपीएस का पैसा सरकार के पास कभी नहीं जाता। सपोज दैट मैंने 30 साल नौकरी की, तो 30 साल यानी कि 360 महीने तक वो 14% कंट्रीब्यूट करेगी, हर महीने एक्स्ट्रा देगी। वो पैसा या तो मेरे और मुझे या मेरे परिवार को मिलेगा, या फिर जिससे मैं पेंशन प्लान खरीदूंगा एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर से, तो वो उस पैसा उस कंपनी को मिल जाएगा। लेकिन भारत की सरकार को वो पैसा कभी वापस नहीं जाता है। तो जब 30 मार्च 2021 को आपने ये रूलिंग बना दी कि वो पैसा सरकार का सरकार को चला जाए, कर्मचारी का पैसा कर्मचारी को चला जाए, और अगर उसकी नौकरी 20 साल से ज़्यादा है तो 50% पेंशन दे दो, कम है तो उसी अनुपात में कम दे दो। हम ये बात कह रहे हैं कि इसी सिस्टम को एक बार रिटायरमेंट पे भी दे दो, सिस्टम भी बच गया और ओल्ड पेंशन स्कीम भी रिस्टोर हो गई बिना स्क्रैप किए। ये एक आसान स्टेप है। सरकार ने कहा हम 25 साल पे 50% पेंशन देंगे, चलो ठीक है, यहाँ पर भी एक बार मान लेते हैं, लेकिन कर्मचारी का अंशदान तो वापस कर दो। एक बार उसको 2-4% कम पेंशन मिलेगी, वो बड़ी समस्या नहीं है, उसको टेबल टॉक करके रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन शायद बैंकर्स का या जितने भी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, क्योंकि अभी तक 15 कंपनियां लिस्टेड हैं जो इस तमाम बड़ी रकम पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठी हैं। उन्हें पता है कि एक कर्मचारी जब रिटायर होगा, अगर उसके पास 5 करोड़ रुपए हैं तो कम से कम उसे 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने ही करने पड़ेंगे। तो वो 2 करोड़ रुपए कहाँ इन्वेस्ट करेगा? किसी न किसी कंपनी में ही करेगा। जिस कंपनी के पास वो इन्वेस्ट करेगा, उस कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रांग होगा, उसकी लिक्विडिटी बढ़ेगी, उसका बिजनेस चलेगा। तो शायद उनका दबाव है सरकार के ऊपर, जिसकी वजह से इस चीज़ को स्क्रैप करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो हमारे पास एक दूसरा रास्ता है, सरकार उस पर चल करके देख ले, रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगा, लोग 10% की जगह 15, 20, 25, 30% डिडक्ट कराएंगे, उनकी सेविंग बढ़ेगी, मार्केट में निवेश बढ़ेगा, तो मार्केट की भी स्ट्रेटजी अच्छी होगी। तो लेकिन इन सब के लिए चाहिए पॉजिटिव मंशा, वेलफेयर की मंशा। जब तक कल्याण की मंशा नहीं होगी, तब तक ये संभव नहीं है, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। इतनी टेक्निकलिटीज हैं और फिर भी बिहार में चुनाव होने जा रहा है, और जो वहाँ महागठबंधन है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि सरकार बन जाएगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ हम ये सुन रहे हैं कि राजस्थान में जो बीजेपी की सरकार बनी वो ओल्ड पेंशन स्कीम को स्क्रैप कर रही है और वापस से उन्हीं कर्मचारियों को वापस एनपीएस में डाला जा रहा है। मेरा यहाँ पर एक जवाब के बदले एक सवाल है। 2024 के लोकसभा चुनावों में जो हम विपक्ष की बात करेंगे, हम पार्टी की बात नहीं करेंगे। हम लोगों ने बड़ी-बड़ी रैलियां की, वो लोग आए और उन्होंने बोला कि वी आर इन द फेवर ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोरेशन। लेकिन जब जनवरी में उन्होंने मैनिफेस्टो डिज़ाइन किया, उसमें 25 मुद्दे रखे, उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा नहीं रखा। एक पत्रकार थी, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मैनिफेस्टो जारी करते समय उन्होंने एक सवाल पूछ लिया विपक्ष की पार्टी से, वेदर यू आर ऑलवेज सपोर्टिंग ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोरेशन, देन व्हाई इट इज़ नॉट इन योर मैनिफेस्टो, वेदर 25 गारंटीज हैव बीन प्रोवाइडेड। तो उनके लोगों ने कुछ उसको इस तरह से घुमाया कि ये कहने की कोशिश की कि गवर्नमेंट जो है वर्तमान, वो भी एक राइट ट्रैक पे आई है इस मुद्दे पर, कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है और देखते हैं कुछ कमी रह जाएगी तो हम उस, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उसको रिव्यू करेंगे, हम कुछ उसमें बदलाव करेंगे। तो ये जो राज्य सरकारों का जो खेल है, ये बड़ा गंदा खेल है। नोटिफिकेशन निकाला जाता है पंजाब में, आज से 5 साल पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, संजय सिंह जी राज्यसभा के सांसद हैं, और हर बार जब भी संसद का सत्र शुरू होता है, हर बार बोलते हैं कि भारत सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करनी चाहिए, और वहाँ चुप हैं जहाँ उनकी सत्ता में सरकार है। राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, राजस्थान 28 साल में ओपीएस देता था 50% पेंशन, करके तो चले गए, कटौती भी शुरू हो गई। अब दूसरी सरकार, वो जो 40,000 करोड़ रुपए कट करके जो एनपीएस में चला गया,
उसके वापस लाने का प्रावधान नहीं, उसके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई, उसके लिए संसद में कभी आवाज़ नहीं उठाई गई। तो ये जो तरीके हैं ना, ये वो तरीके हैं कि एक तरफ हम आपको सपोर्ट तो कर दें लोकल क्षेत्र में प्रभाव लेने के लिए उसका, लेकिन इस मुद्दे का निराकरण तभी होगा जब सेंट्रल की तरफ से कोई बात होगी। जब तक कि पीएफआरडीए इस बात की तस्दीक नहीं करता, कानून में संशोधन नहीं करता कि अगर कोई स्टेट ओपीएस रिस्टोर कर रहा है तो उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाए। जब तक ये प्रावधान नहीं होता, तब तक ये वादे, ये सारी बातें केवल किताबी हैं, धरातल पर नहीं। तो इसका मतलब जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद और लोकसभा चुनावों के बीच में राहुल गांधी ने ही ओल्ड पेंशन स्कीम वाली बात जो है वो चर्चा छेड़ी थी कर्मचारी संगठनों के अलावा, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जब उन्होंने इसको एजेंडा बनाया उसका काफी चुनावी असर देखने को मिला और कांग्रेस पार्टी की जीत भी हुई। तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी भी ही बेसिकली वो ओल्ड पेंशन स्कीम की कहानी को घुमा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल और ये तो इफेक्टिव राहुल जी नहीं को हो? लोकसभा के चुनाव में मैनिफेस्टो में डालना चाहिए था। 100 दिन उन्होंने पूरे भारत जोड़ो यात्रा निकाली। हमारी राहुल गांधी जी से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन राहुल जी ये तो बताएं मैनिफेस्टो में क्यों नहीं डाला? क्या आपको ये 25 मुद्दों के लायक मुद्दा नहीं लगा उस समय? आपने नहीं डाला। विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आप चिल्लाने लगते हो। तो ये कर्मचारी पढ़े लिखे भी हैं, वो समझते हैं, देश की राजनीति को समझते हैं। हम दिल्ली में बैठते हैं, हम दिल्ली में बैठने वाले लोगों को केरल की भी राजनीति पता होती है, कश्मीर की भी पता होती है। हमें उसके लिए केरल और कश्मीर जाना नहीं पड़ता। ये राजधानी है, यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, राजनीति पता चलती है। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ईमानदारी से काम करे। और ईमानदारी से अगर काम करना है तो मैं तो आज कह रहा हूँ, अगर विपक्ष को इस बात का क्रेडिट लेना है तो प्राइवेट बिल ले आइए संसद में। प्राइवेट बिल लाने का कॉन्सेप्ट है। आप आरटीआई में लाए थे प्राइवेट बिल, आरटीआई आया हमारा प्राइवेट बिल से आया। आप पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्राइवेट बिल ले आइए संसद में, पास हो ना हो वो छोड़ दीजिए, कर्मचारी आपके फेवर में खड़े हो जाएंगे। लेकिन गुमराह मत करिए इसको जो है लोकल की राजनीति में उलझा करके स्टेट्स और सेंट्रल के बीच में एक दीवार खींच करके इस मुद्दे को और लंबा खींचा जाए, ये ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि 2003 में एनपीएस का दौर शुरू हुआ था 22 दिसंबर, और चलते चलते आज हम 2025 के अंत होने की कगार पर बैठे हैं। तो ये 2026 से पहले ये रिजॉल्व हो जाए, सरकार के द्वारा रिजॉल्व हो जाए, विपक्ष कुछ ऐसी भूमिका निभाए, ना कि इसको बरगला करके। तो ठीक है, बिहार का चुनाव है, उन्होंने डाला, उनको धन्यवाद। लोगों के मन में उनके प्रति एक संवेदना गई होगी बिहार के कर्मचारियों के बीच में, और उसका उनको बेनिफिट मिले। हम भी शुभकामनाएं देते हैं कि चलो ठीक है, आप बोले। जब एनपीएस लाया गया था तो सरकार की बेसिक मंशा ये थी कि जो पेंशन का लोड जो है उसको कम किया जाए, और इसकी वजह है कि 50 लाख अगर सरकारी कर्मचारी अगर सर्विस में हैं तो 69 मतलब करीब करीब 70 लाख जो है वो पेंशनर्स हैं। तो ये जो सरकार की सोच है एनपीएस, ओल्ड पेंशन और फुल टाइम पेंशन की, इस पर आपकी कोई टिप्पणी है कि पेंशन का लोड बोझ कम नहीं सरकार? हुआ, नहीं नहीं नहीं, ये जो सोचा गया था, क्या सोचा गया, देखिए देखिए कोई भी पॉलिसी आती है तो उस समय जो लोग डिजाइन करते हैं वो क्या सोचते हैं, ये तो बाद में पता चलता है कि उन्होंने क्या सोचा था। ऐसी कोई पॉलिसी बता दीजिए जिसमें समय के साथ बदलाव की जरूरत ना पड़ी हो। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि पेंशन का लोड कम रहे, तो पहले सरकार ने 10% एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया 2004 से लेकर के अप्रैल 2019 तक। फिर सरकार को मजबूरन 10 से बढ़ा करके 14% अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां 10 रुपए दे रहे थे वहां 14 रुपए देने पड़ते, यानी 40% लोड और ले लिया उन्होंने। फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आए, उसमें उन्होंने कहा कि अब 14 की बजाय 18.5% कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आप लोड कम कहाँ कर रहे हो, आप लोड बढ़ाते जा रहे हो। अगर पे कमीशन ने एक अच्छा फिटमेंट फैक्टर दे दिया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस सरकार को एनपीएस भी खत्म करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय जो 18.5% होगा कंट्रीब्यूशन, वो एक बहुत बड़ी रकम होगी, उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ये 4 साल चलाएंगे, उसके बाद खुद ही खत्म कर देंगे, तो ना एनपीएस बचेगी ना ओपीएस। इसीलिए कर्मचारी चाहता है इसका समय रहते एक समाधान निकल आए। लेकिन ये आप
जो कर्मचारी संगठन है उन लोगों ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की, आप लोगों ने क्या कोई इंटरनली वोटिंग कराई है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनकी ओपिनियन कैसे आप लोगों ने मान लिया कि सबको ओल्ड पेंशन चाहिए? क्योंकि जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई और जब सरकार ने स्विच करने का ऑप्शन दिया, तो उसमें स्विच करने का जो रेशियो है और जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो लोगों को तो मार्केट का चस्का लग गया ना कि ठीक है, अगर हम मार्केट में, अगर म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट में हमारे पैसे लग रहे हैं और उससे हमारे रिटायरमेंट के समय तक एक बड़ा कॉर्पस अगर खड़ा हो रहा है, तो फिर क्यों ही ये 50% फिक्स पेंशन की तरफ जाएं? 9 नवंबर को जंतर मंतर पर आइए, आपको पता चल जाएगा कैसे कितने लोग हैं इसके खिलाफ। जबरिया पॉलिसी बना दी गई, जो आदमी नई नौकरी में आया उस पर एनपीएस ऑलरेडी इम्पोज थी, तो वो क्या करता? वो तो एनपीएस में आ गया। पर अब तो स्विच करने का एक ऑप्शन है नहीं ना। तो यूपीएस में क्यों स्विच करेगा? यूपीएस उससे भी ज्यादा खराब है, एनपीएस से तो ज्यादा खराब है यूपीएस। जो आदमी कम सर्विस लेंथ में रिटायर हो जाएगा तो वो तो चलो ठीक है, उसे कुछ कुछ बेहतर पेंशन मिल सकती है, लेकिन कब? जब सारा उसका अंशदान, आप सपोज दैट कोई आदमी 30 साल तक नौकरी करता है, 30 साल तक जो उसने कंट्रीब्यूट किया हर महीने 10%, यूपीएस ये कहता है कि वो सारा पैसा सरकार को दे दो, तब जाकर के वो आपको पेंशन की गारंटी देगी। आप टेक्निकली सोचिए, उस पैसे पर उसी कर्मचारी ने इनकम टैक्स भी पे किया है और आपने ले लिया वो, तो आपने तो डबल ले लिया ना। जो पैसा उसको कभी मिलना ही था, नहीं था, उस पैसे पर आप इनकम टैक्स कैसे ले सकते हो? इसका मतलब वो उसका सैलरी का हिस्सा बचा ही नहीं। आप उस पर इनकम टैक्स भी ले रहे हो और फिर वो कह रहे हो ये पैसा भी नहीं देंगे। मतलब पूरे जीवन की जमा पूंजी को हड़पने के बाद आप कह रहे हो हम पेंशन देंगे, ये क्या फिजिबल, ये क्या मतलब जो है जस्टिफाइड बात हो सकती है? ये कर्मचारी जो लोग सरकारी नौकरी में आते हैं, इसका मतलब ये है कि वो कोई उद्योगपति के बच्चे नहीं हैं। उनके पास जीवन जीने का एक सहारा, अपनी जीवन को बेहतर, हज़ारों साल से वो गरीबी में जी रहे हैं। हज़ारों साल से, जब से कायनात बनी है, तब से उनके परिवार के परिवार, परिवार के परिवार, उनकी सारी पीढ़ियाँ उस गरीबी में गुज़री हैं और एक सरकारी नौकरी अदद एक ऐसा सहारा थी, जिससे वो आकर के उनका घर परिवार ठीक-ठाक चल सकता था। बुढ़ापे पर उनको एक ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी मिल जाती थी पेंशन के नाम पर, वो भी आपने छीन ली। आप कैसा भारत बनाना चाहते हो? अमेरिका के जैसे, जो गरीब हैं तो कार में सोएं और बाकी कंपनियां मौज करें, तो भारत एंड लिमिटेड कर दो फिर इसको। तो फिर आप भारत लिमिटेड बनाने जा रहे हो। भारत सरकार नहीं है ये भारत लिमिटेड हो जाएगा। इसे लिमिटेड नहीं, कल्याणकारी हमारा देश है, उसकी अवधारणा पे चलने की जरूरत है। सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए ही तो ये जो ईपीएफओ है, प्रोविडेंट फंड, जी। उसके विड्रॉल के रूल्स इतने फ्लेक्सिबल कर दिए हैं, उस पर आपकी कोई टिप्पणी है? अशोक राउत जी से कभी मिले हैं? नहीं मिले हैं तो जरूर मिलिएगा। बुजुर्गों का, हजारों लाखों लोगों का हुजूम लेकर के आते हैं और उन बुजुर्गों में 75 साल, 80 साल, 85 साल, 90 साल के लोग होते हैं। उनको 1000 रुपए, 1100-1200 रुपए की पेंशन मिलती है। जिस ईपीएफओ की आप बात करते हैं, उनको 1000-1200 रुपए पेंशन मिलती है, कैसे गुजारा कर रहे होंगे वो? वो दिल्ली तक, कर्नाटक से, कन्याकुमारी से, कश्मीर से, गुजरात से, अरुणाचल से दौड़ करके चले आते हैं सरकार को दिखाने कि हम सही से जी नहीं पा रहे हैं। हमें 1000 रुपए की पेंशन, 1200 रुपए की पेंशन मिल रही है। वो है ईपीएफओ का हाल। वो महज 7-8 हज़ार रुपए की पेंशन ही तो माँग रहे हैं। तो ईपीएफओ हो, चाहे सीपीएफ हो, चाहे एनपीएस हो और चाहे कोई और पेंशन स्कीम हो, पूरे देश के पेंशन सिस्टम को एक जैसा कर दो, लेकिन वो बेस होना चाहिए ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी दे सके। अगर गारंटी दे पाती तो इसमें सरकार को बदलाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ते। ओल्ड पेंशन सिस्टम गारंटीड सिस्टम है। अगर कर्मचारी मर गया बीच में तो उसके परिवार को सड़कों पर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। सरकार उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही लेती है। हम वही चाहते हैं। हम तो कह ही नहीं रहे कि आप अपना पैसा हमें दे दो। अपना पैसा जब मैच्योर हो जाए आप वापस ले जाओ। सरकार का पैसा साइक्लिक प्रोसेस में सरकार के पास पहुंच जाएगा। हमें केवल जब तक जिंदा रहें तब तक पेंशन की गारंटी दे दो और दुआ कर लो आप। अगर आपको लगता है कि बहुत दिन तक पेंशनर जिंदा रहता है तो बैठ के दुआ करो कि कर्मचारी जल्दी मर जाए। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तो ये जो बातें हैं, ये कारपोरेट की बातें हैं, बैंकर्स की बातें हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि रेवेन्यू उनका मार्केट से निकल करके किसी आदमी के पास चला जाए। वो तो चाहेंगे कि वो जो रेवेन्यू निकले तो फिर दोबारा मार्केट में ही आए, उन्हीं का बिजनेस चलता रहे। तो उनकी बात नहीं, ये हम
उनके वेलफेयर की बात करते हैं, बुढ़ापे की बात तो करते हैं। सरकार की इस मंशा को कैसे देखते हैं जो वो प्रोत्साहित कर रही है और ये ऑप्शंस दे रही है कि जो भी प्रोविडेंट फंड में आपका जो डिपॉजिट है आप निकालते रहिए, उसके लिए इतना लंबा रिटायर जा होने ही का। कौन रहा है? कोई तो जा ही नहीं रहा है। यूपीएस चलाए, यूपीएस में कोई जा नहीं रहा है। ईपीएफ जिसको आप ईपीएस 95 कहते हैं, जिसे ईपीएफओ चलाता है, लोग हर हर 3 महीने पर बड़ा विरोध प्रदर्शन करते हैं। हज़ारों लाखों लोग दिल्ली में इकट्ठे होते हैं, देश के कोने-कोने में इकट्ठे होते हैं। कोई खुश नहीं है उस बात से। सीपीएफ से कोई खुश नहीं है, सरकार ने खुद सीपीएफ को बंद कर दिया है। तो जो चीज़ जिसकी ज़रूरत है, वो नहीं कर रही सरकार। एक नई ब्रांच बना रही है और अगर सरकार को लगता है कि सरकार ठीक काम कर रही है, तो फिर यूपीएस में लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, मतलब ठीक है, वेतन आयोग की खुशखबरी जो है वो आने वाली है और आप कह रहे हैं कि सरकार को एक वेलफेयर स्टेट्स के तौर पर काम करना चाहिए, लेकिन जो असली एक जो लड़ाई चल रही है कि नौकरियां ही नहीं बन पा रही है, सरकारी नौकरी के लिए लाखों लोग जो है लाइन में हैं और सरकारी वैकेंसी वो दिन प्रतिदिन वो कम होती जा रही है। तो ये सरकार की ज़िम्मेदारी है। अभी कोरोना आया था, पूरी दुनिया में आया था। उस समय एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशंस पर, अस्पतालों में कौन ड्यूटीज़ कर रहा था? तब आपने सरकारी सिस्टम को लगा दिया। सरकारी सिस्टम बिना किसी विरोध के काम करने चला गया। जब भी देश को ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले सरकारी सिस्टम जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री केयर फंड हो और चाहे कोई और हो। कभी भी सरकार डिमांड करती है तो हम लोग एक-एक दिन का नहीं, एक-एक महीने का वेतन कटवाते हैं। हम लोग वेलफेयर में हमेशा तैयार रहते हैं। कभी एनडीआरएफ ने अगर कभी डिमांड की, कभी अपील की, तो हम लोग खड़े हो जाते हैं, वेलफेयर में खड़े हो जाते हैं। क्यों भर्ती नहीं कर रहे हैं आप पूरे सिस्टम को? आज आप ये देखिए कि एक गार्ड कहीं किसी भी संस्थान में आप चले जाइए, उससे बड़ी मुश्किल से 15 से 18,000 रुपए मिलता है। सारा आउटसोर्स कर दिया आपने। आप एक तरफ कह रहे हो कि पे स्ट्रक्चर चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, वो उसका एक जैसा, अगर एक जैसे पद पे काम कर रहा है, एक जैसा काम है, तो उसका एक जैसा वेतन होना चाहिए। अगर नर्सिंग ऑफिशियल है, वो चाहे सरकारी नर्सिंग हो और चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाला हो, उसका पे स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। तो कहाँ है ऐसा? प्राइवेट में काम करने वाले को 20,000 भी मिल रहा है और 1.5 लाख भी मिल रहा है। साइन कराए जाते हैं 1.5 लाख पे। आप गार्ड को देख लीजिए, 15,000 रुपए उसको दिल्ली और नोएडा में मिल रहा है। कैसे वो अपने बच्चे पालेगा? कैसे घर चलाएगा? ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। अगर वो सिक्योरिटी का काम कर रहा है, तो उसका लेवल फिक्स है कि वो लेवल 1 या लेवल 2 में नौकरी कर रहा है, उसी के हिसाब से उसका वेतन स्ट्रक्चर होना चाहिए। हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों एक जैसे हैं। नहीं तो अब तो अच्छी बात हो ही जाएगी ना कि जैसी चर्चा है कि 18,000 जिसकी बेसिक सैलरी है वो 50-55 के आसपास पहुंच जाएगी, तो फिर तो ये वाली शिकायत दूर हो जाएगी ना कि सरकारी नौकरी में कम पैसे मिलते हैं, अगर ऐसा कर प्राइवेट दे में। तो हम तो दुआएँ देंगे, हम लोग तो जिंदाबाद करेंगे माननीय मोदी जी का। कर तो दें, यही तो डिमांड कर रहे हैं। कर दें, एक ही बार में राम राज्य ले आएँ। और हम तो भरोसा दिलाते हैं, हम लोग कभी शिकायत नहीं करेंगे। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा काम हो गया, तो हम लोग तो उनके उनके नाम के जयकारे लगाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें भरोसा भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ा फैसला लेते आए हैं, इस मामले में भी लेंगे। मतलब 50,000 बेसिक सैलरी हो जाएगी कम से कम लोअर लेवल, होना चाहिए कम से कम। होने की उम्मीद है। पूरा भरोसा है माननीय मोदी जी पर, पूरा भरोसा है। मंजीत जी, अंत में मैं बस सोशल मीडिया पर जिस तरह की टिप्पणियां 8th पे कमीशन को लेकर फिलहाल चल रही हैं वो बताना चाहूंगी। अगर आपका भी उस पर कुछ पक्ष हो आप बता सकती हैं। अ, एक सोशल मीडिया यूजर कह रहे हैं कि वेतन आयोग की विश्वसनीयता पर डाउट है। ऐसे ही सवाल और खड़े हो रहे हैं वेतन आयोग पर। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कोई जज नहीं होना चाहिए, नीचे वाले कर्मचारी को और नीचे गिराते जा रहे हैं। हुँ। विश्वसनीयता पर तो लोगों को संदेह इसलिए है क्योंकि सरकार ने पे कमीशन का गठन करने के लिए 10 महीने लगा दिए। तो इसलिए विश्वसनीयता पर थोड़ा संदेह है, लेकिन हम यही कहेंगे चलो ठीक है, देर भली कोई बात नहीं, लेकिन ट्रैक पर तो आए। ठीक है, इंतज़ार करते हैं, बातचीत करते हैं और कुछ बेहतर करते हैं। ठीक है। और कई कर्मचारी ये भी कह रहे हैं कि 1 साल पहले ही गठित कर देते तो कर्मचारियों को फायदा तब से मिल जाता। जल्दी जाग जाना चाहिए था। शायद इसमें हम कर्मचारी जो संगठनों की भूमिका भी थोड़ी-सी मैं कहूँगा कि वो थोड़ा आलस्य वाली रही है। हम दिसंबर 2024 से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अगर शायद देश भर के तमाम संगठन इसको उठाते तो हो सकता है कि कुछ पहले काम हो जाता गठन होने का। तो लेकिन लोगों ने शायद उतनी चेतना नहीं पहुँची, सरकार तक उतनी बातें नहीं पहुँचाई गई,
तो ये भी एक पहलू है, उसमें एक फैक्टर है जिसकी वजह से डिले हुआ। और हम अभी भी मानते हैं कि चलो ठीक है, अब गठन हो गया है, अब मीटिंग्स का दौर जल्द शुरू हो ताकि हम लोग अपनी डिमांड्स को, अपने सजेशंस को उनके साथ शेयर कर पाएँ। चलिए, आपको शुभकामनाएं आगे के लिए, ऑल द बेस्ट। अंत में इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए, कैसा अनुभव यहाँ रहा मंच पर हमारे साथ बात कर? पूरी तक न्यूज़ टीम को मैं कहूँगा कि हमारा पहला आपके साथ ये इंटरेक्शन है। हमने बहुत सारे चैनल्स के साथ किया, लेकिन आज का इंटरेक्शन एकदम अलग है और एक साथ हमने आपके साथ तमाम सारी सबसे ज्वलंत मुद्दों पर बात की। तो आई होप कि लोगों को भी ये बहुत जो है टेक्निकली जानकारी मिलेगी और आपके माध्यम से बहुत सारी बातें कर्मचारी संगठनों की उन तक पहुँचेंगी। उनको भी ये पता चलेगा कि हम लोग उनके लिए लड़ रहे हैं, उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं। हम लोग कहीं पीछे रहने वाले लोग नहीं हैं। तो पूरे आज तक की पूरी टीम को मेरी तरफ से भी बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मैडम। जी, मंजीत जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मंच पर अगली बार एक नए मेहमान से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक। थैंक यू।